कोई बात नहीं, नमस्ते। ओके। मैंने आपको एक लास्ट ईयर का सीबीएसई का पेपर आप लोगों को दिया था, जो लास्ट ईयर 2020 में, सॉरी 20, हाँ, लास्ट ईयर 2020 में जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की तरफ से आया था वो हमने सॉल्व कर लिया है। मैंने आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में भेजा है। जिसकी को जो मैं सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ आपको, 3 सैम्पल पेपर टोटल होंगे, 2 मैं अभी करवाऊँगा, एक हमने कर लिया है। और जिसकी कॉपी में ये सैम्पल पेपर नहीं होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी उस बच्चे की कॉपी चेक नहीं करूँगा भाई। ये सैम्पल पेपर आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। आप इसको अपने दिमाग में डाल लो। मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है, मैंने जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ अपनी लाइफ में। ये आप लोगों के लिए है, ये आपके हर जगह काम आएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आप अच्छी जॉब की तरफ जाओगे। इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ तो है नहीं। नंबर आपके आएंगे कुछ भाई, मेरे को तो मिलेगा नहीं, या कोई अच्छी नौकरी लग जाओगे क्या, हमारे तो कोई वही बात है यार, कोई गेहूँ डालने तो आएगा नहीं कि सर आपने हमें पढ़ाया था इसलिए हम आपकी मदद करेंगे, वो वाली बात तो है नहीं। आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, हमारी तो यही कमाई है यार, हर चीज़ पैसा थोड़ी होता है। तुम लोग कहीं सक्सेस हो जाओगे वही बरकत है हमारी। तो ये 3 जो सैम्पल पेपर हैं ये आप ज़रूर अपनी कॉपी में कर लें। आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन आपके एज इट इज़ आएंगे। अगर आपने 3 सैम्पल पेपर भी अपने कॉपी में किए तो 90% क्वेश्चन आई कैन गारंटी यू पीपल एज इट इज़ आएंगे भाई। और आज मैंने एक सैम्पल पेपर और सॉल्व की आपको शेयर किया है, उसको भी अपनी कॉपी में करें, और मैं उसका भी डिस्कशन आपके साथ करूँगा। कम से कम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इतनी कोई डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है इसकी। देखो पेपर इंग्लिश हिंदी तो दोनों में ही आएगा, और इनमें से वैसे तो मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन पेपर, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए कि भाई क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, हम 12th में हैं। कम से कम ऐसे एक्सक्यूज़ मत दिया करो आप लोग कि सर हमें हिंदी मीडियम भेजो, हमें इंग्लिश का समझ में नहीं आता। ये बातें हमारे ऊपर शोभा नहीं देती, आप इस बात को समझो। एक 12th क्लास का बच्चा अगर ये कहेगा कि सर मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो ये बहुत अजीब लगता है सुनने में भाई। मैक्सिमम चीज़ें तो मैं दोनों ही फॉर्मेट में शेयर करता हूँ आपको, जितने नोट्स मिलते हैं इंग्लिश में भी मिलते हैं, हिंदी में भी मिलते हैं। पिछला जो सीबीएसई का पिछले साल का पेपर था वो मैंने दोनों मीडियम में शेयर किया है। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं, अब ये हिंदी मीडियम में मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ईमानदारी वाली बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं है। तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बना के आप लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वाइल डूइंग आसन वन मस्ट डैश वाइल रेजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आसन करते समय एक इंसान को क्या करना चाहिए जब वो अपनी बॉडी को उठा रहा है, या रेज करना मतलब उठा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनहेल, मतलब सांस अंदर लेना चाहिए। एक्सेल, श्वास बाहर छोड़ना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाना चाहिए, या खड़े हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर इनहेल होगा। आपको भी पता है जब हम कोई भी आसन करते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम श्वास को अंदर लेते हैं, इनहेल इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता है टाइप डैश डायबिटीज अकर मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। बोलता है कौन से प्रकार की डायबिटीज हमारे यहाँ बच्चों में होती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आप बताओ इसमें क्या इंग्लिश और क्या हिंदी बताओ। या आप अपनी खुद भी लिख सकते हो, कोई इतनी बहुत बड़ी वो तो है नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कौन से प्रकार की डायबिटीज़ हमारे यहाँ जनरली पाई जाती हैं। इसका आंसर आप खुद सर्च करेंगे। बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है, टाइप 2। देखो 3 और 4 तो होता ही नहीं है, 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं बस। तो टाइप 3 और टाइप 4 तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर ए या बी में से है। ठीक है, आई होप आपको आंसर पता है। नहीं पता है तो आप खुद सर्च कीजिए।
मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा ये। खुद सर्च करोगे कोई चीज जो लंबे समय तक याद रखी रहेंगी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है ASD। ASD एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। अब ASD में से S और D से क्या बनता है वो इसने दे रखा है। बोलता है A से क्या बनेगा, डैश स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। S से स्पेक्ट्रम हो गया, D से डिसऑर्डर हो गया। A का मतलब क्या है, चार ऑप्शन दिए हैं, तो चार ऑप्शन में जो C ऑप्शन पे है ऑटिज्म, वो इसका आंसर होगा, ऑटिज्म। मैंने सैंपल पेपर वो सैंपल पेपर शेयर कर दिया है ग्रुप में, ये आप देख लेना। फिर बोलता है वेट ट्रेनिंग करने से क्या होता है। वेट ट्रेनिंग मैंने आपको समझाया था, वेट ट्रेनिंग करने से कंडीशनिंग होती है। ए ऑप्शन इसका रहेगा। फिर एक क्वेश्चन में आपसे अब इस क्वेश्चन के साथ इसने और में ऑप्शन दे रखा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। बोलता है प्रोटीन किस चीज़ में मदद करता है आपका, प्रोटीन किस चीज़ में मेनली मदद करता है, हार्ट, दिल, ब्रेन, दिमाग, बोन्स हड्डियाँ, या डी लीवर। तो पता है हमें हड्डियों की मजबूती के लिए, बोन्स एंड मसल्स के लिए हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लंबे समय तक खड़े रहने से कौन सा बीमारी हो जाती है। स्कोलियोसिस, जो कमर में होती है, कमर एक तरफ झुक जाती है, तो वो खड़े होने से नहीं होती है। नोक नीज, घुटने टकराना, क्या ये खड़े लंबे समय तक खड़े होने से होती है, जी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बो लेग्स, मतलब धनुषाकार टांगे, क्या ये लंबे समय तक खड़े होने से होती है, जी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लैट फुट, चपटे पैर, ये लंबे समय तक खड़े होने से होती है, जी हाँ, ये इसका ऑप्शन रहेगा। फिर एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मतलब हृदय वाहिका की जो फिटनेस है उसका मतलब क्या है। बोलता है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मतलब ये बता रहा है कि हार्ट की क्षमता, दिल की क्षमता, आपके लंग्स की क्षमता, किस चीज़ को कंज्यूम करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको यूज़ करना, किस चीज़ को। ऑप्शन में दे रहा है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो फूड मटेरियल है, या वो वाटर है। इसका आंसर आपका ऑक्सीजन रहेगा। हार्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का मतलब यही होता है कि आपके हार्ट या लंग्स की क्षमता कितनी है ऑक्सीजन कैरी करने की। जनरली मैं आपको बता दूं, हार्ट जनरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, हार्ट सिर्फ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के अंदर ही कुछ रेड ब्लड सेल्स RBC प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फिर वही ऑक्सीजन आपके अलग अलग मसल्स तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है, तब वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है। हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है जी, रेस्पिरेशन से। आपको ये लग रहा होगा कि सर रेस्पिरेशन का मतलब तो सिर्फ सांस लेना होता है, ऐसा नहीं है भाई। रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी बनाने से है। जब तक आप ऑक्सीजन नहीं लोगे आपके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। हमारे अंदर एनर्जी बनती है ATP की फॉर्म में, एडिनोहेंसिड ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं। साइंस वाले बच्चों को पता होगा, इवन आपको भी पता होगा, 10th तक तो हम सब ने पढ़ा है। लेकिन वो ATP तभी बनती है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, ग्लाइकोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, तब ATP फॉर्म होती है, और वही ATP आपके हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। तो रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसका रीज़न क्या है, जिंदा रहने के लिए, मतलब इसका मतलब है एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन होती है। प्लांट्स भी आपने देखा होगा, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन। अच्छा मुझे ये बताओ, प्लांट्स श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का, किसको पता है आंसर। किसी को नहीं पता है, सोनल, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं सांस लेते वक्त, कितने बच्चे इस बात से एग्री हैं। मनीष राजपूत, यस। ओके, आप सारे एग्री हैं इस बात से।
हम्म। अच्छा, देखो सोनल सोनल, आप 50% ठीक हो लेकिन बाकी आप गलत हो। और जो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि श्वास लेते वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। देखो फिर वही बात है, या तो हमें जिसने पढ़ाया है उसको पढ़ाना नहीं आया, या हमें समझने में कोई दिक्कत है, या हम जनरली जो सुनते हैं वही हम मान के बैठे हैं कि भाई प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हम हो, चाहे एनिमल हो, इवन हम भी साइंस के हिसाब से तो हम भी एनिमल कैटेगरी में ही है, लेकिन कोई भी एनिमल या प्लांट जब भी वो सांस लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ता है। प्लांट्स भी जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन जब प्लांट्स खाना बनाते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करके अपना खाना बनाते हैं, तो उस दौरान वो CO2 का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे, तो उस टाइम उनको सनलाइट की आवश्यकता होती है। क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है, इसलिए रात को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, खाना नहीं बनाते, तो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। रात को सिर्फ वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो याद रखेंगे, प्लांट्स रात में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। इसलिए कई बार बोलते हैं ना लोग हमारे यहाँ, जो आपने सुना होगा, भाई रात को है ना पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, फलाने पेड़ के नीचे नहीं जाना, वहाँ पे मतलब भूत होते हैं। भूत बात कुछ नहीं होता, ठीक है। बस ये चीज़ है कि रात में प्लांट सिर्फ CO2 छोड़ेंगे, आप भी CO2 ही छोड़ोगे। ठीक है, आपके पास ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सिर्फ CO2 लेते रहोगे तो और अल्टीमेटली क्या होगा, एक समय के बाद सफोकेशन, घुटन टाइप के होने लग जाएगी, आप बेहोश हो जाओगे, कई बार कोमा में भी चले जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? अरे आंसर दिया करो। क्या? C3 और C4, इसका क्या मतलब है C3 का? देखो, ये एक्चुअली या ये डीप साइंस हो गई है। ठीक है बच्चे, ये डीप साइंस है। आप उसके अंदर अब क्लासिफिकेशन करोगे, प्लांट्स का भी फिर क्लासिफिकेशन करोगे, तो वो अलग बात है। मैं जनरल बात कह रहा हूँ। जनरल बात ये है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन को देंगे। जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि सिट एंड रीच टेस्ट में, सिट एंड रीच टेस्ट एंड मेजरमेंट में मैंने आपको 4 टेस्ट बताए थे। आप तीनों चारों टेस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीनियर सिटीजन टेस्ट या रिकली एंड जोन टेस्ट भी उसको बोलते हैं। ये आपने कॉपी में भी लिखा होगा, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टेस्ट होता है सिट एंड रीच टेस्ट, ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए होता है। ये कौन से एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसका आंसर होगा आपका हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग कहाँ होती है? थाई में एक मसल प्रेजेंट होती है, हैमस्ट्रिंग, ये याद रखना, हैमस्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक हेल्दी एडल्ट में रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होगी? हार्ट रेट क्या होती है? हार्ट रेट हमारी होती है 72 बीट के आसपास होती है। तो इसमें ऑप्शन में 75 to 100 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्लड और सेल के बीच में किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? तो गैसेस का एक्सचेंज होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे
एक एक क्वेश्चन में पूछ रहा है किस न्यूटन के किस नियम के अनुसार एक बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, या एक बॉडी हमेशा मूवमेंट में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मूवमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ये। इसको दूसरी भाषा में लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था। अब मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि अब मैं दोबारा आपको फ्रिक्शन समझाऊंगा। यहाँ पर यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन के दौरान वह कौन से प्रकार का फ्रिक्शन होता है जब फ्रिक्शन लग तो रहा है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्थिर, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ वही वही करने हैं, और तो बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं वो बहुत सिंपल है, वो आप कर लेंगे। इसके अलावा बोलता है कि जब वुमेन्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको बोलते हैं, पीरियड हम जिसको बोलते हैं, जब वो बंद हो जाते हैं एक समय के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे मेनोपॉज। देखो तीनों शब्द आपने दिमाग में रखने हैं। एक शब्द जब वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम होती है तो उसको मेनार्के बोलते हैं, MENARCHE, मेनार्के बोलते हैं। और ये हर वीक मंथली जैसे 28 to 30 डेज बाद होती है, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और बड़ी महिलाओं में जो हमारी माताएं हैं, आपकी भी माताएं हैं, ठीक है, देखो तो उनमें अगर देखोगे तो उनमें ये साइकिल एक समय के बाद अपने आप बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। इसका आंसर होगा मेनोपॉज। ये किसी भी तरीके से देखो, आप लोग बड़े बच्चे हो, मैं भी बड़ा हूँ, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। जब इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना या कैसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। फिर ये आपके भाई एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं आपके 3 नंबर वाले। इसने 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। यही आपका सेम टू सेम आपका पैटर्न भी रहेगा पेपर में। 20 क्वेश्चन आपके 10 1 नंबर के होंगे, फिर 10 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे। तो 10 × 3 30 और 20 से 50 ऐसे हो जाएंगे 50। फिर 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 5 चौक 20। तो ये 70 नंबर आपके ऐसे बनने हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पहले क्वेश्चन में फिक्सचर पूछ रहा है। फिक्सचर मैंने आपको बताया था ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। चांसेस होते हैं नॉकआउट फिक्सचर के ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार नॉकआउट फिक्सचर पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार लीग का फिक्सचर भी आपसे पूछ ले। तो इसमें 6 टीमों का आपने फिक्सचर बनाना है साइक्लिक मेथड से, और लीग का फिक्सचर बनाना है, लीग का। देन इसी के दूसरे पार्ट में इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल के बारे में पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए एक 4 दीवारी के अंदर जो हम गेम खेलते हैं, द गेम विच वी प्ले इन अ लिमिटेड पैरामीटर, ठीक है, इन अ लिमिटेड बाउंड्री, तो उसको हम इंट्रामुरल बोलेंगे। और जब उस बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं तो वो एक्स्ट्रामुरल होते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में गेम खेल रहे हो तो वो इंट्रामुरल है, लेकिन जब आपका मैच मान लो सूर्यडा स्कूल से कराया जाए तो उसको एक्स्ट्रामुरल बोलेंगे, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अर्धचक्र आसन बनाना है और उसको किस किस प्रकार से किया जाता है वो आप सब इसमें लिखेंगे कि भाई कैसे किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा। अर्धचक्रासन, जैसे पहले सब्जेक्ट सीधा लेट जाए, फिर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाए, ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाए जब तक वो एक आर्क फॉर्म में ना आए। इस प्रकार से ये लिखा जाता है भाई। वेट ट्रेनिंग के बारे में आपने लिखना है। इसके वेट ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वेट ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया है। और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए मैंने आपको नोट्स दिए थे और पढ़ने के लिए बोला था, तो आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे। वेट ट्रेनिंग, एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मसल की कंपोजिशन, मसल के अंदर क्या क्या होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि भाई इस बंदे में सहन क्षमता डेवलप हो सकती है या नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया था
एंड्योरेंस को डिटरमाइन करने वाले कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक फैक्टर था एरोबिक कैपेसिटी, मतलब आपकी एरोबिक कैपेसिटी कितनी है। एरोबिक का मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आप कितनी ऑक्सीजन ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसको एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। कितनी आप ले सकते हो, ठीक है, कितनी आप उसको यूज़ कर सकते हो। देखो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब अब आपको लग रहा होगा ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट होता है, नो डाउट ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक तो हम जब स्लो स्लो दौड़ते हैं, धीरे 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 दौड़ते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को धीरे धीरे ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती जाती है और उस प्रकार से बॉडी अपने आप ऑक्सीजन लेती रहती है। लेकिन सडनली आप एकदम बहुत तेज़ दौड़ते हो, स्प्रिंट लगाते हो, तो अचानक से बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। हमारी मसल्स को बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो एकदम से नहीं मिलती है। जनरली आपने देखा होगा जब आप स्प्रिंट लगाते हो 1600 मीटर, तो आप देखते होगे 400 मीटर के बाद पैरों में दर्द होने लगता है, ठीक है। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी अब बहुत सारा ऑक्सीजन आपसे डिमांड कर रही है, क्योंकि आप बहुत हाईली इंटेंस एक्सरसाइज आप कर रहे हो, लेकिन एकदम से उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। फिर आप कुछ लगातार अगर दौड़ते रहते हो तो आप देखोगे वो दर्द अपने आप खत्म हो जाता है धीरे धीरे। रीजन, अब बॉडी धीरे 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 उस लेवल की ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक, और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक। तो एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए एक तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी आपकी कितनी है, नंबर एक। दूसरा, हमारी बॉडी मसल्स में किस प्रकार के मसल कंपोजिशन क्या है, क्या उसमें फाइबर्स होते हैं मसल में। एक होते हैं स्लो ट्विच फाइबर और एक होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर। स्लो और फास्ट, अगर आप में स्लो ज़्यादा है तो आपके अंदर एंड्योरेंस ज़्यादा होगा, आप लंबा दौड़ सकते हैं, 10-10 20-20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन तेज़ नहीं दौड़ सकते। लेकिन अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा है तो आप बहुत स्प्रिंट लगा सकते हैं, बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा नहीं दौड़ सकते। तो ये सब चीज़ें निर्धारित करती हैं कि आप में एंड्योरेंस कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में। स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्या लक्ष्य हैं? देखो स्पोर्ट्स मेडिसिन के लक्ष्य है, आप हमने जैसे चोटें पड़ी थी, चोटों का ना होना, चोटों से बचाओ, चोट लगने के बाद ठीक कर देना, ये सब स्पोर्ट्स मेडिसिन के ही लक्ष्य होते हैं। एक क्वेश्चन में फिर आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3 नंबर में ही सीनियर सिटीजन टेस्ट के बारे में, जिसका दूसरा नाम रिकली एंड जॉन टेस्ट भी है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ये आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है भाई, और ये पेपर में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ज़रूर देख लेना, इस सैंपल पेपर में नहीं है, लेकिन वो फिर कह रहा हूँ मैं, वो कर लेना। एक क्वेश्चन में अब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएं, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताना है, और इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हेल्थ के बारे में, हेल्थ को लेकर। तो देखो ये मैं आपको शुरू दिन से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, या हिंदी में पोषक तत्व। मैंने बताया था ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जो ज़्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और जिनको कम मात्रा में आवश्यकता है जिनकी, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो में कौन से आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट मतलब वसा, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, वाटर मतलब पानी, ये 4 चीज़ें। और माइक्रो में कौन से आएंगे? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन हिंदी में भी विटामिन ही होते हैं, और मिनरल हिंदी में खनिज होते हैं। तो यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सारे विटामिन्स बताएंगे कि भाई ये विटामिन होते हैं, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ये हेल्थ में इस प्रकार से यूज़ होते हैं। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं भाई, एक जो पानी में घुलते हैं, एक जो वसा में घुलते हैं, ठीक है।
तो ए बी सी डी ई के, मोटा मोटा मैं आपको फिर बता देता हूँ। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं, थायमीन। इसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो। बेरी बेरी मीन्स बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं, ठीक है, आपको थकावट जल्दी महसूस होती है, ये सब बेरी बेरी के कारण होता है। इसको थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन सी, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी आई मीन स्वेलिंग, आपके मसूड़े जो गम है उनमें खून आने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, इस प्रकार की बीमारी, इसको स्कर्वी भी बोलते हैं। फिर विटामिन डी, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम है विटामिन डी में, कैल्शियम भी होता है उसमें, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ये मददगार होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी आ जाती है, जिसको महिलाओं में आ जाए तो बांझपन कह देते हैं, पुरुषों में आ जाए तो इसको नपुंसकता कह देते हैं। तो ये सब आपके विटामिन है, ये आपने लिखने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में आपने बताना है और इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स बताने हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मैंने बताया था, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है और इसका क्या लक्ष्य होता है, इसके कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब जो गेम के बारे, जिस गेम की आप तैयारी कर रहे हो उस गेम के स्पेशल जो मूवमेंट्स हैं उनकी तैयारी, ठीक है, ये सब होते हैं। काफ़ी मैंने आपको प्रिंसिपल्स आपको बताए थे, इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, इनको स्पेसिफिटी होना चाहिए, जनरल फिटनेस भी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको शेयर कर दिया है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप कॉपी में लिखो। जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर 2020 का वो दिया था उसको कॉपी में पूरा लिखो, और इसके बाद एक सैम्पल पेपर और करवाऊंगा। ये 3 सैम्पल पेपर आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो आप बिलीव करना, आप 90% क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 80 से कम मार्क्स आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये 3 सैम्पल पेपर अगर आपको अच्छे से आते हैं और जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक दिए हैं वो सब, आपके आराम से 80+ 90+ मार्क्स आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में फाइल मैं मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को आता हूँ, आप इनमें से किसी भी दिन आके चेक करवा सकते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन ब्रजेश सर भी आते हैं, उनसे भी आप चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आओ एक बार सुबह या पहले दिन आप ग्रुप में एक बार पूछ के आया करो। रीज़न, हम भी छुट्टी कर सकते हैं भाई, हमें भी काम हो सकता है, किसी और टीचर को भी काम हो सकता है। ऊपर से दिसंबर लास्ट चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स वो छुट्टी पे रहते हैं, तो आप एक बार पूछ के आ जाया करो। जनवरी 15 या फिर 15 जनवरी के बाद आप चेक करवा लेना, जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी। 15 जनवरी तक शायद अब आपकी छुट्टियां पड़ेंगी, आपने रिवीजन करना है उस दौरान। तो उसके क्या, मैं और इतनी देर से अंग्रेजी थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं इन 3 दिन में आता हूँ, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आप आके चेक करवा लो, लेकिन पूछ के आओ, क्या पता मैं नहीं भी आऊँ। मैंने क्या बोला, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, हम 3 दिन मैं आता हूँ और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ब्रजेश सर आते हैं। तो इनमें से किसी भी दिन आप आके चेक करवा सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार ग्रुप में पूछ लिया करो पहले, ताकि मैं जवाब दे सकूँ कि मैं इस दिन आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि श्योरिटी नहीं होती कि मैं हर दिन आऊँगा। वैसे तो मेरे दिन 3 हैं, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, लेकिन मुझे भी काम हो सकते हैं भाई, मैं छुट्टी भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको एक, सर डू वी हैव टू मेक सेपरेट फाइल फॉर सिक्किम प्रोजेक्ट। देखो, सिक्किम प्रोजेक्ट की फ़ाइल जिसने बना ली है वो ठीक है, जिसने नहीं बनाई है आप रहने दें, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या आप सेपरेट फाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको अभी दूंगा, जस्ट क्लास ख़त्म होते ही।
अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उस शॉट में जो लिंक होगा आप उस लिंक को फॉलो करके सभी क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो